Today, my topic of anatomy lecture is stomach. तो स्टमक को गैस्टर भी कहते हैं, ग्रीक नेम ऑफ स्टमक इज गैस्टर। और स्टमक भी कोई भी डिसऑर्डर, कोई प्रॉब्लम जब क्रिएट होता है, तो जैसे कि इन्फ्लामेशन अगर हो जाए तो स्टमक के इन्फ्लामेशन के लिए गैस्ट्राइटिस, आइटिस जो है ये सफिक्स होता है, आइटिस इज द सफिक्स है। तो अगर स्टमक में इन्फ्लामेशन हो जाए, और इन्फ्लामेशन जो है ये मतलब लोकल रिस्पॉन्स ऑफ द स्टमक टू एन इंजरी, कोई भी चीज़ यहाँ पर आकर के जो है और ये मतलब इंजरी हो किसी भी तरह का, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, या कोई रिटेंट इंजरी, या मैकेनिकल हो, केमिकल हो, थर्मल हो, किसी टाइप का इंजरी अगर यहाँ हो रहा है, तो स्टमक उसके रिस्पॉन्स देगा। स्टमक ये लाल हो जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन, और क्या नाम है, गर्म हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगी, और हार्डनेस आ जाएगी, और ट्यूमर हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, स्टमक के अंदर दर्द होगा, पेन होगा। ये चारों प्रॉब्लम के मतलब कम्बिनेशन ऑफ दिस फोर प्रॉब्लम्स इज नोन एज इन्फ्लामेशन, यानी कि गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रो प्लस आइटिस। गैस्ट्रो का मतलब स्टमक होता है, और आइटिस जोड़ दिया जाता है शब्द के तौर पर, तो उसका मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक। और गैस्ट्रिक अल्सर कोई जख्म बन जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, ये अगर डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाती है, यहाँ पे कोई सेल है, म्यूकस सेल है, अगर इसकी डेथ हो गई तो देयर इज डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ, जैसे 5 फिंगर्स है, ये अगर म्यूकस मेम्ब्रेन स्टमक का है, मोस्ट एयर है, तो अगर इसमें कोई सेल मतलब नेक्रोसिस हो जाए, डेथ हो जाए, तो ये मतलब एक उंगली गायब हो गई, तो इस तरह से डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई जो है, यहाँ पे 3rd नंबर पर जो है ये एब्सेंट हो गया, ये क्या वो जो है वो है। तो इस तरह से क्वांटिन्यूटी जो है ख़त्म हो जाती है इसमें, किसी को अल्सर कहते हैं, जख्म बन गया, किसी को गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। तो इस तरह से मतलब गैस्टर जो है इसका ग्रीक नेम है, और स्टमक के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर गैस्ट्राइटिस है या गैस्ट्रिक अल्सर है, या गैस्ट्रेल्जिया मतलब पेन इन द स्टमक है, तो इस तरह से स्टमक ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है, ठीक है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये रिजर्वायर ऑफ द फूड है जो है। तो एक इसके दीवार में, स्टमक की दीवार में जो है मतलब 4 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर वाला लेयर होता है ये सीरस लेयर होता है, सीरस लेयर जो पेरिटोनियम का बना होता है। उसके बाद जो है ये मस्कुलर लेयर होता है, मस्कुलर लेयर ये सेकंड लेयर होता है, मस्कुलर लेयर ये स्मूथ मसल का बना होता है। और थर्ड लेयर जो होता है ये सबम्यूकस लेयर होता है। तो ये थर्ड लेयर है सबम्यूकस लेयर, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और ये म्यूकस लेयर होता है, ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल से बना होता है। इस तरह से गैस्ट्रिक वॉल जो स्टमक का दीवार होता है, तो देयर आर 4 लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो 4 लेयर में सबसे पहले बाहर वाला सीरस लेयर, और उसके बाद में सेकंड लेयर इज मतलब मस्कुलर लेयर, थर्ड लेयर इज सबम्यूकस लेयर, एंड फोर्थ एंड इनरमोस्ट लेयर इज म्यूकस लेयर। तो ये गैस्ट्रिक ल्यूमेन हो गया जो दीवार है, और इसके अंदर जो जगह है, पर फूड आकर के जो है यहाँ पर स्टोर होता है। और स्टोर जो है मतलब ये परमानेंट नहीं होता, बल्कि टेम्परेरी होता है। यहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है जो है, इसमें मतलब गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, उस जूस में गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है, गैस्ट्रिक जो है मतलब ये एमाइलेज भी होता है, और गैस्ट्रिक प्रोटीएज भी होता है। लाइपेज का मतलब जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी होता है, और ये लाइपेज का मतलब गैस्ट्रिक लाइपेज मतलब फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, और प्रोटीन मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, एमाइलेज का मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। लेकिन इसमें सबसे पोटेंट जो एंजाइम होता है वो गैस्ट्रिक प्रोटीएज होता है, जैसे पेप्सिन है और रेनिन है जो है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो प्रोटीन का तो डाइजेशन होता है, फूड में जो प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन होता है, लेकिन जो है गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक एमाइलेज ये बड़ा वीक एंजाइम होता है। तो कोशिश तो करता है मतलब फैट को और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन इनसिग्निफिकेंट रोल है इन दोनों एंजाइम का, लाइपेज का और एमाइलेज का जो है। ये बहुत मतलब ट्राई करता है, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाती है जो है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होता है पेप्सिन होता है, और रेनिन जो है ये मिल्क प्रोटीन जो है केसिन को डाइजेस्ट करता है जो है, और ये 2 साल तक रहता है। फिर उसके बाद में दूध का डाइजेशन जो है ये पेप्सिन मतलब एंजाइम करता है, जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है।
तो बच्चों में जो रेनिन मतलब एंजाइम होता है, ये बच्चे जो मतलब लैक्टेशनल जो पीरियड होता है, मतलब बच्चों के दूध पीने का जो है, तो वो 2 साल तक होता है। तो रेनिन जो है वो बच्चों के मतलब स्टमक में जो है 2 साल तक गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो है इसका सिक्रेशन इसका बनना बंद हो जाता है। तो जो मिल्क डाइजेशन एडल्ट में होता है वो पेप्सिन के जरिए से होता है। तो ये फूड रिजर्वायर होता है जो है, और ये सबसे वाइडेस्ट मतलब पार्ट होता है, जीआईटी का जो है सबसे डिस्टेंसिबल पार्ट होता है। तो इस तरह से, और इसका जो एनाटॉमिकल जो मतलब पोजीशन है जो है, तो एनाटॉमिकल पोजीशन जो है ये मतलब लोकेशन, एनाटॉमिकल लोकेशन जो है, ये जो अब्डोमिनल रीजन होता है जो है, तो इसमें ग्रेटर पार्ट ऑफ द स्टमक इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो ज़्यादातर हिस्सा ग्रेटर पार्ट जो है इस स्टमक का यहाँ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट होता है। और उसके बाद में जो है ये क्या नाम है, लेसर पार्ट एपिगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रियम में मतलब इसके बाद सेकंड नंबर मतलब होता है, और अम्बलाइकल रीजन में थोड़ा सा आ जाता है। तो इस तरह से देयर आर 3 अब्डोमिनल रीजन इन व्हिच स्टमक इज प्रेजेंट। तो सबसे ज़्यादा हिस्सा जो स्टमक का प्रेजेंट होता है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में है। तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में ज़्यादातर हिस्सा ग्रेटर पार्ट ऑफ स्टमक, ग्रेटर पार्ट ऑफ स्टमक इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट hypochondrium, lesser part of stomach is present in the epigastrium, and very less part of stomach is present in the umbilical region। और अगर abdominal quadrant में देखा जाए कि abdominal quadrant 4 होते हैं, एक जो है अपर राइट अपर क्वाड्रेंट, और एक लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और एक राइट लोअर क्वाड्रेंट, और एक लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। इस तरह से स्टमक जो है, ये जो अब्डोमिनल क्वाड्रेंट होता है, तो इसमें लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, इसमें जो है स्टमक प्रेजेंट होता है। तो स्टमक इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। तो इस तरह से जो है स्टमक जो है मतलब लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, तो ज़्यादातर हिस्सा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, और उसके बाद सेकंड नंबर पे एपिगैस्ट्रियम में, और थोड़ा सा जो है अम्बलाइकल रीजन में। इसका जो वर्टिकल एक्सटेंशन होता है जो है, वर्टिकल एक्सटेंशन जो है सामने से देखा जाए तो 7th 8th और 9th, यानी 7वां जो है, 7वां रिब, 7वां 8वां और 9वां रिब, इसका अपर एंड जो होता है, यानी ये कार्डियक एंड है, ये पाइलोरिक एंड, अपर एंड 7th रिब और लोअर एंड जो है ये 9th रिब के लेवल पे मतलब प्रेजेंट होता है। यानी कि इसका वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ द स्टमक जो है ऑन द फ्रंट, अगर सामने से आप देखेंगे कि स्टमक जो है किस लेवल पे, किस रिब के लेवल पर कौन सी पसली है जिसके बिहाइंड ये प्रेजेंट होता है, या कौन सा कास्टल कार्टिलेज है जिसके बिहाइंड प्रेजेंट होता है। तो 7th 8th 9th, तो 7वां जो पसली होता है, 8वां जो पसली तो 9वां पसली होता है, या 7th कास्टल कार्टिलेज, 8th कास्टल कार्टिलेज या 9th कास्टल कार्टिलेज के बिहाइंड होता है। लेकिन अगर बैक साइड से देखा जाए तो बैक साइड से जो है ये अपर एंड जो होता है ये T11, 11th थोरेसिक वर्टिब्रा, और इसका जो लोअर एंड होता है ये फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। तो इस स्टमक के पीछे 3 हड्डियां हैं, 3 जो है वर्टिब्रा है, एक T11 है, एक T12 है, और एक L1 है। यानी वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ द स्टमक ऑन द बैक साइड, अगर स्टमक का वर्टिकल एक्सटेंशन देखा जाए सामने की तरफ जो है, तो कौन सा रिब आएगा इसके पीछे, किस रिब के पीछे होगा, 7th रिब, 8th रिब एंड 9th रिब, 7वां 8वां 9वां, 7 8 9, 7 8 9, ये सामने का जो 7th रिब है और 8th रिब है और 9th रिब है, इसी के बिहाइंड पर जब होगा। अगर पीछे से देखा जाए जो है, तो ये T11 T12 और L1, T11 यानी 11th थोरेसिक वर्टिब्रा और 12th थोरेसिक वर्टिब्रा और फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा जो है इस लेवल पर प्रेजेंट होता है। तो ये वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ द स्टमक ऑन द बैक साइड इज T11 यानी कि 11th थोरेसिक वर्टिब्रा, T12 12th थोरेसिक वर्टिब्रा एंड L1 फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, और फ्रंट साइड में 7th रिब, 8th रिब एंड 9th रिब। तो इस तरह से जो है ये वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ द स्टमक हो गया। और स्टमक जो है इसकी जो मतलब लेंथ होती है, लंबाई, स्टमक की लंबाई जो है ये 25 सेंटीमीटर होती है। तो लेंथ ऑफ स्टमक इज 25 सेंटीमीटर, ये स्टमक की लंबाई होती है।
लंबाई कितनी होती है स्टमक की? 25 सेंटीमीटर होती है। और इसका जो शेप होता है जो है शेप जो है जे शेप होता है, जे शेप। जिसे पैनक्रियास का जो शेप होता है वही शेप स्टमक का होता है। जे शेप स्टमक का शेप कैसा होता है? जे शेप होता है। और इसका जो है जो मीन कैपेसिटी होता है, मीन कैपेसिटी न्यू बॉर्न में जो बर्थ होता है, टाइम ऑफ बर्थ जो है, तो स्टमक की जो मीन कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है इसके अंदर, इसके ल्यूमेन की जो है वो जो है 30 ml होती है। 30 ml बच्चों का जो है जो न्यूबॉर्न होते हैं 30 ml। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ न्यूबॉर्न 30 ml। और उसके बाद ये प्यूबर्टी का मतलब होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी कि जो मतलब सेक्सुअली मैच्योर्ड हो जाता है, यानी कि ब्रेन, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड और ये ओरी या टेस्टिस, फीमेल में ओरी और मेल में टेस्टिस, इनकी जो मैच्योरिटी आ जाती है, यानी कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड, यानी बच्चा पैदा करने की सलाहियत पैदा हो जाती है, यानी चाहे मेल हो चाहे फीमेल, 12 to 15 ईयर्स होती है। 12 to 15 ईयर्स जो है ये सेक्सुअल मैच्योरिटी का जो है टाइम होता है जो है। तो 12 साल जो है मिनिमम और मैक्सिमम तो 15 ईयर्स की जब एज हो जाती है, उम्र हो जाती है, तो वो मेल हो या फीमेल वो सेक्सुअली मैच्योर्ड हो जाता है। सेक्सुअली मैच्योर्ड होने का मतलब ये होता है कि ब्रेन भी मैच्योर्ड हो जाता है 12 साल के उस पर, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड और ये मेल जो ग्लैंड होता है टेस्टिस, और उसके बाद में फीमेल गोनैड ओरी, ये सब मैच्योरिटी हो जाती है और सब अपना अपना फंक्शन जो है, जो मतलब जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओरी का या टेस्टिस का, ये सब करने लगते हैं जो है। तो इस तरह से मतलब 30 ml एट द टाइम ऑफ बर्थ, प्यूबर्टी के टाइम जो है ये 1000 ml होता है, 1000 ml होता है, यानी 1 लीटर, 1 लीटर। तो प्यूबर्टी के टाइम जो है इसकी मीन कैपेसिटी ऑफ स्टमक इज 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर। एंड एडल्ट जो है जो पूरी तरह से एडल्ट प्रौढ़ में, ठीक है, तो प्रौढ़ में जो है ये 1500 ml से लेकर के 2000 ml, यानी कि 1.5 लीटर 1500 मिलीलीटर से लेकर के मतलब 2000 मिलीलीटर। इसका मतलब यह हुआ कि 1.5 लीटर से लेकर के और 2 लीटर जो है ये मीन कैपेसिटी हो जाती है। तो स्टमक का मतलब जो मीन कैपेसिटी होती है, तो अकॉर्डिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ द एज, उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी मीन कैपेसिटी भी बढ़ती रहती है। तो इस तरह से स्टमक का जो एक्सटर्नल फीचर होता है उसके पास 2 एंड होते हैं। स्टमक हैज 2 एंड्स। स्टमक के पास कितने एंड होते हैं? 2 एंड होते हैं। एक जो है अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है। तो देखिए अपर एंड है स्टमक का जो है, ये अपर एंड है, ये दिस इज अपर एंड, दिस इज लोअर एंड। ये अपर एंड है और अपर एंड है, और ये लोअर एंड है, लोअर एंड है। तो अपर एंड को कार्डियक एंड कहते हैं, अपर एंड को कार्डियक एंड कहते हैं, और लोअर एंड को जो है इसको पाइलोरिक एंड कहते हैं, पाइलोरिक एंड कहते हैं। देखिए तो कार्डियक एंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एंड जो है दिल के पास में होता है, हार्ट के पास होता है। हार्ट का नाम है कार्डिया, ग्रीक नेम ऑफ द हार्ट। तो दिल का जो ग्रीक नेम है वो कार्डिया है। तो दिस अपर एंड ऑफ स्टमक इज नियरर टू द हार्ट, यानी कार्डिया। So this is known as cardiac end, or upper end of stomach is connected to the lower end of the esophagus. तो स्टमक, ये esophagus का lower end है और ये स्टमक का upper end है। तो दोनों esophagus का और स्टमक दोनों एक जगह मिले हुए हैं। तो इस मीटिंग को, इस पॉइंट को जहाँ पर दोनों की मुलाकात हो रही है esophagus की और स्टमक की, इसे गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन कहते हैं। तो गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन क्या चीज है? दिस इज द जंक्शन बिटवीन द अपर एंड ऑफ द स्टमक एंड द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस। यानी कि ये जो है स्टमक का अपर एंड है, ये स्टमक का अपर एंड है, और ये इसोफेगस का लोअर एंड है। तो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस एंड अपर एंड ऑफ स्टमक दोनों की मुलाकात हो रही है। तो दिस जंक्शन इज नोन एज गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। और यहीं पर जो है किसी कार्डियक जहाँ पर मुलाकात हो रही है, तो यहाँ पर जो है एक ओपनिंग होता है, जो है देयर इज एन ओपनिंग एट द अपर एंड ऑफ द स्टमक।
तो स्टमक के अपर एंड पर एक सुराख होता है, इसको कार्डियक ओरिफिस कहते हैं, कार्डियक ओरिफिस कहते हैं। और इस कार्डियक ओरिफिस जो है अगर सरफेस एनाटॉमी इसका जो है सरफेस मार्किंग करना है जो है तो कैसे करेंगे कि ये जो है जो कार्डियक ओरिफिस होता है तो ये जो लेफ्ट मतलब कॉस्टल कार्डिलेज, लेफ्ट सेवेंथ कॉस्टल कार्डिलेज, लेफ्ट सेवेंथ कॉस्टल कार्डिलेज, बाएं तरफ का जो लेफ्ट सेवेंथ कॉस्टल कार्डिलेज है इसी के पीछे ये प्रेजेंट होता है। तो ये कैसे मतलब पॉइंट आउट करेंगे कि ये सुराख जो है मतलब कार्डियक ओरिफिस जो है लेफ्ट सेवेंथ कॉस्टल कार्डिलेज के पीछे होता है, लेकिन इसको कैसे मतलब पॉइंट आउट करेंगे कि जो लेफ्ट ये स्टर्नम मार्जिन, जैसे स्टर्नम बोन होता है जो है तो स्टर्नम बोन की जो है मतलब ये मेनोवेरियम स्टर्नम है और ये बॉडी ऑफ स्टर्नम है। और तो यहाँ पर जो बाएं तरफ का जो है लेफ्ट सेवेंथ कॉस्टल कार्डिलेज, ये लेफ्ट सेवेंथ कॉस्टल कार्डिलेज ये जो है तो इसी के पीछे है मतलब कार्डियक ओरिफिस, ये सुराख जो है कार्डियक ओरिफिस कहाँ पे है, इसी लेफ्ट सेवेंथ कॉस्टल कार्डिलेज के पीछे है। लेकिन ये जो लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन है, लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन है, इस लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। तो ये लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है ये कार्डियक ओरिफिस प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये दिस कार्डियक ओरिफिस इज प्रेजेंट बिहाइंड द लेफ्ट सेवेंथ कॉस्टल कार्डिलेज। तो बाएं तरफ का जो 7वें नंबर का जो है कॉस्टल कार्डिलेज है इसी के पीछे जो ये सुराख प्रेजेंट होता है। और ये सुराख जो है ये लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन से 2.5 सेंटीमीटर के दूरी पर रहता है। तो दिस कार्डियक ओरिफिस इज प्रेजेंट बिहाइंड द लेफ्ट सेवेंथ कॉस्टल कार्डिलेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन। तो लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन से जो है 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये कार्डियक ओरिफिस प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये जो पाइलोरिक ओरिफिस है, ये पाइलोरिक ओरिफिस है या ये लोअर एंड ऑफ स्टमक, दिस इज लोअर एंड ऑफ द स्टमक, तो इसको पाइलोरिक एंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पाइलोरिक एंड कहते हैं, क्योंकि ये जो है गेट गार्ड, पाइलोरस का मतलब होता है ये पाइलोरस कहलाता है। पाइलोरस का मतलब होता है गेट गार्ड, गेट का जो है गार्ड यानी दरवाजे का रक्षक, गार्डिंग जो करता है, देखभाल करता है। कोई भी जो है बिल्डिंग होती है तो वहाँ पर एक गार्ड रहता है, गेट पर बैठा रहता है। तो पाइलोरस का मतलब होता है गेट गार्ड जो है। तो स्टमक का ये हिस्सा जो गेट गार्ड कहलाता है यानी पाइलोरा। तो इसी वजह से सुराख का नाम पाइलोरिक ओरिफिस है, यानी गेट गार्ड का सुराख है जो है। तो दिस पाइलोरिक ओरिफिस जो है तो यह लोअर एंड ऑफ स्टमक इज नोन एज पाइलोरिक एंड दिस एंड हैज एन ओरिफिस, एक सुराख है इसके पास जिसको पाइलोरिक ओरिफिस कहते हैं। और लोअर एंड ऑफ स्टमक यानी पाइलोरिक एंड जो है ये कनेक्ट होता है ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट से। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। और ये मीटिंग जो जंक्शन होती है ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट से और लोअर एंड ऑफ स्टमक पे, इस मीटिंग पॉइंट को गैस्ट्रोड्यूडेनल जंक्शन कहते हैं, गैस्ट्रोड्यूडेनल जंक्शन। तो अपर एंड ऑफ स्टमक इज कनेक्टेड टू द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस, ठीक है, and this connection is known as gastroesophageal junction and this connection is known as gastroduodenal junction. So lower end of the stomach is connected to the first part of the duodenum and this meeting is known as gastroduodenal junction. यहाँ पर भी एक सुराख होता है जो है, यहाँ पर भी जो है लोअर एंड ऑफ स्टमक पर भी एक सुराख होता है। तो इस सुराख को क्या कहते हैं, पाइलोरिक ओरिफिस कहते हैं, पाइलोरिक ओरिफिस कहते हैं। अब इस सुराख का अगर मतलब आप सरफेस एनाटॉमी जो है सरफेस मार्किंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे, तो ये दाहिने तरफ का राइट मतलब नाइन्थ कास्ट कार्डिलेज, दाहिने तरफ का राइट नाइन्थ कास्ट कार्डिलेज है, नाइन्थ कास्ट कार्डिलेज है। तो यहाँ पर जो है इस पाइलोरिक ओरिफिस का सरफेस मार्किंग कहाँ करेंगे, ये राइट नाइन्थ कास्ट कार्डिलेज की जो है पीछे बिहाइंड इसी के पीछे है जो है। तो ये सुराख पाइलोरिक
orifice is present behind the right ninth costal cartilage। ये कितने दूरी पर, जो मिड एक्सटर्नल लाइन है, एक्सटर्नल बोर की बिल्कुल बीचों बीच में जो है एक लाइन ये जो है इसे मिड एक्सटर्नल लाइन कहते हैं, ये मिड एक्सटर्नल लाइन। और इसे राइट एक्सटर्नल मार्जिन और इसे लेफ्ट एक्सटर्नल मार्जिन। तो एक्सटर्नल का जो है ये दायां जो मतलब मार्जिन है राइट एक्सटर्नल मार्जिन, और बायां जो मार्जिन है इसे लेफ्ट एक्सटर्नल मार्जिन, और दोनों मार्जिन के बीच में जो सेंट्रल लाइन खींचा गया है इसे मिड एक्सटर्नल लाइन कहते हैं। इस मिड एक्सटर्नल लाइन से जो है ये जो दूरी होगी, जो सुराख की दूरी होगी जो है पाइलोरिक ओरिफिस की, ये कितना होगा 1.2 सेंटीमीटर। इस तरह से सरफेस एनाटॉमी अगर पाइलोरिक ओरिफिस का जो है मार्किंग करना है तो ये दाहिने तरफ का ये जो राइट नाइन्थ कॉस्टल कार्टिलेज है इसी के पीछे जो है, इसी के पीछे पाइलोरिक ओरिफिस प्रेजेंट रहता है, और इसका दूरी मिड एक्सटर्नल लाइन से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर ये पाइलोरिक ओरिफिस की जो है सरफेस मार्किंग करनी होती है। इस तरह से ये कार्डियक ओरिफिस हो गया और ये पाइलोरिक ओरिफिस हो गया। तो कार्डियक एंड हैज कार्डियक ओरिफिस एंड यानी अपर एंड हैज मतलब कार्डियक ओरिफिस एंड लोअर एंड हैज पाइलोरिक ओरिफिस है। और ये जो कार्डियक ओरिफिस होता है ये लेफ्ट 7th कॉस्टल कार्टिलेज के पीछे होता है, और पाइलोरिक ओरिफिस जो होता है वो राइट 9th कॉस्टल कार्टिलेज के पीछे होता है। और इसकी दूरी जो कार्डियक ओरिफिस है इसकी दूरी जो है लेफ्ट एक्सटर्नल मार्जिन से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी होती है। The distance of cardiac orifice from the left external margin is 2.5 centimeter, and the distance of the pyloric orifice from the mid external line is 1.2 centimeter। तो इस तरह से जो है देखिए यहाँ पे जो इसोफेगस का जो है मतलब लोअर एंड होता है, तो यहाँ पर भी एक सुराख होता है लोअर एंड ऑफ इसे, ये लोअर एंड ऑफ जो है इसोफेगस है, तो यहाँ पर भी एक सुराख है, तो इसे लोअर इसोफेजियल ओरिफिस कहते हैं, लोअर इसोफेज। तो यहाँ पर एक रिंग ऑफ स्मूथ मसल होता है, रिंग ऑफ स्मूथ मसल, इसी को जो है LES कहते हैं। क्या कहते हैं? LES का मतलब लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब होता है कोई भी स्मूथ मसल का रिंग, एक जो है रिंग जो है किस चीज का हो, स्मूथ मसल का हो, स्मूथ मसल का रिंग जो है इसोफेगस के लोअर एंड पर प्रेजेंट होता है, तो इसी को लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। तो ये इसोफेगस का जो है मतलब एनाटॉमिकल स्फिंक्टर है, ये इसोफेगस का एनाटॉमिकल स्फिंक्टर है और फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर दोनों है। तो ये फूड जब इसोफेगस से स्टमक में आता है जो है तो ये LES जो है ये रिलैक्स होता है और इसोफेगस का लोअर एंड ऐसे खुल जाता है, और यहाँ पर कार्डियक ओरिफिस पर जो है यहाँ पर कोई देयर इज नो एनी स्फिंक्टर। तो यहाँ जो कार्डियक ओरिफिस होता है यहाँ पर कोई स्फिंक्टर नहीं होता है, इसी जो है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर से इसका भी काम चलता है। तो ये जो कार्डियक ओरिफिस पर जो है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर से जो इसका काम चलता है, तो ये फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर जो है इसी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर इज द एनाटॉमिकल स्फिंक्टर ऑफ द इसोफेगस एंड फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर ऑफ द इसोफेगस। लेकिन ये जो है जो कार्डियक ओरिफिस है जो है यानी स्टमक का जो है अपर एंड है, तो ये भी यहाँ भी एक सुराख है जिसे कार्डियक ओरिफिस कहते हैं। तो यहाँ पर देयर इज नो एनी एनाटॉमिकल स्फिंक्टर, तो यहाँ पर कोई एनाटॉमिकल स्फिंक्टर नहीं है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर जो है ये अपर एंड ऑफ स्टमक यानी ये कार्डियक ओरिफिस का भी यही फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर। तो स्टमक के कार्डियक ओरिफिस का फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है लेकिन एनाटॉमिकल स्फिंक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पाइलोरिक ओरिफिस होता है तो यहाँ पर ऐसा रिंग ऑफ स्मूथ मसल होता है, इसे क्या नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं।
तो देयर इज द रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स एट द पाइलोरिक ओरिफिस, दिस इज नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। और इसकी अगर मतलब सरफेस पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन, एक मतलब यहाँ पर ऐसे एक सर्कस दिखाई पड़ेगा जो है, इसी को पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन कहते हैं जो है। तो और इसी के सामने जो है, इसी के प्री पाइलोरिक वेन, एक वेन होता है प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो, प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो प्रेजेंट होता है। मायो साइंटिस्ट का नाम था, डॉक्टर का नाम था जो है। तो इसी जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर के सामने एक वेन प्रेजेंट होता है। तो दिस वेन इज नोन एज प्री माने पहले, तो प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो। इस तरह से देयर आर टू एंड्स ऑफ द स्टमक। तो देखिए फिर अब दो बॉर्डर भी होते हैं, स्टमक के दो बॉर्डर होते हैं, एक राइट बॉर्डर स्टमक के पास, देयर आर टू बॉर्डर्स, एक राइट बॉर्डर और एक लेफ्ट बॉर्डर। तो राइट बॉर्डर जो होता है, स्टमक है टू बॉर्डर, एक राइट बॉर्डर, ये राइट बॉर्डर है और ये लेफ्ट बॉर्डर है। तो राइट बॉर्डर को लेसर कर्वेचर कहते हैं और लेफ्ट बॉर्डर को जो है ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। तो स्टमक है टू बॉर्डर्स, राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर। तो राइट बॉर्डर इज नोन एज लेसर कर्वेचर एंड लेफ्ट बॉर्डर इज नोन एज ग्रेटर कर्वेचर। तो कोई भी ऐसी लाइन हो, कोई ऐसी बॉर्डर हो तो थोड़ी टेढ़ी हो, ठीक है, तो उससे कर्वेचर कहते हैं। तो राइट बॉर्डर जो है ये टेढ़ी बॉर्डर है, ऑब्लिक बॉर्डर है, तो ये छोटी है इसलिए लेसर कर्वेचर, और ये भी जो है जो लेफ्ट बॉर्डर है ये भी जो टेढ़ी है, ऑब्लिक है, इसे ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। तो राइट बॉर्डर इज नोन एज लेसर कर्वेचर एंड लेफ्ट बॉर्डर इज नोन एज ग्रेटर कर्वेचर। दोनों में कितना बड़ा है, लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर का अगर कंपैरिजन किया जाए तो दिस लेसर कर्वेचर इज 5 टाइम्स मोर देन लेसर कर्वेचर। यानी कि लेसर कर्वेचर में और ग्रेटर कर्वेचर में जो है 1:5 का रेशियो है, 1:5 का रेशियो, यानी 5 टाइम्स 5 गुना ज्यादा ये ग्रेटर कर्वेचर बड़ा है। ग्रेटर में बड़ा होता है, लेसर में छोटा होता है। तो कितना बड़ा है, 5 टाइम्स। कितना छोटा है, यानी 1/5, यानी जो है ये लेसर कर्वेचर जो है मतलब 1 है 1 है तो ये 5 है। तो इस अब देखिए ये जो लेसर कर्वेचर है तो यहाँ पर जो है ये क्या नाम है, लीवर है। तो लीवर के इंफीरियर सरफेस पर यहाँ पर एक पोर्टा हेपेटिस होता है। तो पोर्टा हेपेटिस पर जो है, ठीक है, इसका जो मार्जिन होता है, तो लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक इज कनेक्टेड टू द पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस में जो मार्जिन होता है तो ये डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम होता है जो है, जो इंटीरियर सरफेस ऑफ स्टमक के दो सरफेस, एक इंटीरियर होता है और एक पोस्टीरियर होता है। तो इंटीरियर सरफेस ऑफ स्टमक पर पेरिटोनियम की कवरिंग होती है और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक पर भी पेरिटोनियम की कवरिंग होती है। तो दोनों जो है पेरिटोनियम की कवरिंग, आगे वाला और पीछे वाला, दोनों जो है स्टमक के आगे से लेयर जाता है और स्टमक के पीछे से लेयर जाता है पेरिटोनियम की, और जा करके और यहाँ पर लीवर के इंफीरियर सरफेस पर जो पोर्टा हेपेटिस का मार्जिन होता है तो यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो दिस पेरिटोनियल डबल लेयर पेरिटोनियल फोल्ड व्हिच कनेक्ट्स द stomach at the lesser curvature to the liver at the porta hepatis is known as lesser omentum। इसे लेसर ओमेंटम कहते हैं। इस डबल लेयर पेरिटोनियम को क्या कहते हैं, लेसर ओमेंटम, क्योंकि ये जोड़ रहा है, कनेक्शन कर रहा है, तो इसे गैस्ट्रोहेपेटिक लिगामेंट भी कहते हैं। लेसर ओमेंटम को गैस्ट्रोहेपेटिक लिगामेंट। तो लेसर ओमेंटम क्या है, ये डबल लेयर पेरिटोनियल फोल्ड है, डबल लेयर पेरिटोनियल फोल्ड है जो स्टमक को और लीवर दोनों को जोड़ता है। तो इस तरह से जो है ये, और लेसर कर्वेचर के जो है लोअर एंड पर एक डिप्रेशन होता है, लोअर एंड ऑफ द लेसर कर्वेचर हैज अ डिप्रेशन। तो ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है जो है, तो इसको जो है मतलब एंगुलर डिप्रेशन होता है। तो at the lower end of the lesser curvature there is a depression which is known as angular notch। angular notch कहते हैं इसे।
तो एंगुलर नॉच कहाँ पे होता है? लेसर कर्वेचर के जो है ये लोअर एंड पर होता है, ये दिस इज एंगुलर नॉच। इसी को इंसिसूरा, इंसिसूरा इंसिसूरा एंगुलेरिस भी कहते हैं, एंगुलेरिस। लैटिन जबान में इस एंगुलर नॉच को इंसिसूरा एंगुलेरिस है। तो एट द लोअर एंड ऑफ द लेसर कर्वेचर देयर इज अ डिप्रेशन which is known as angular notch, and this angular notch in Latin language is known as incisura angularis। अब देखिए यहाँ पर जो ये ग्रेटर कर्वेचर है, स्टमक का जो लेफ्ट बॉर्डर है ये वाला है यहाँ पे, तो इसका जो अपर एंड होता है और ये इसोफेगस, तो इस ग्रेटर कर्वेचर और इसोफेगस में जो है लेफ्ट जो है बॉर्डर पे के बीच में एक जो है डिप्रेशन होता है, तो इस डिप्रेशन को कार्डियक नॉच कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच। तो एट द अपर एंड ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक, तो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक के अपर एंड पर एक डिप्रेशन होता है, तो दिस डिप्रेशन इज नोन एज कार्डियक नॉच, और इसको इंसिसूरा कार्डियाका भी कहते हैं। लैटिन जबान में इंसिसूरा कार्डियाका, इंसिसूरा कार्डियाका भी कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है? कार्डियक नॉच इज प्रेजेंट इन द